रोहिलखंड समाचार उत्तर प्रदेश के उपचुनाव पर आपके लिए ला रहा है यूपी रामपुर उपचुनाव किस्सा कुर्सी का। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव पर एक प्रोग्राम देखना ना भूलें। यूपी रामपुर उपचुनाव किस्सा कुर्सी का रोहिलखंड समाचार पर मेरे साथ जुड़े रहिए। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव है और उपचुनाव में रामपुर सीट अल्पसंख्यकों के लिए जानी जाती है। करीब 80,000 से ज़्यादा वोटर्स हैं और इसीलिए हम रोहिलखंड समाचार एक कार्यक्रम चला रहा है किस्सा कुर्सी का। और आज किस्सा कुर्सी के लिए हमने मुस्लिम महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष फरद अली खां को अपने साथ जोड़ा है। फरद भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे सवाल करने हैं मेरे मन में है आपको लेकर के। पहले तो ये सवाल है मेरा कि फरद जी, आप पर लोग आरोप लगा देते हैं कि आप बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। देखिए, मैं बीजेपी के लिए नहीं बल्कि अपने राष्ट्र के लिए काम कर रहा हूँ। उसको लोग जो मेरा देशभक्ति की भावना है उसको लोग बीजेपी से आरएसएस से जोड़ते हैं, जबकि लाजमी सी बात है कि मैं उनका कार्यकर्ता हूँ और मतदाता भी हूँ लगभग 22 साल से। तो मैं मान लूँ कि आप भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं। नहीं, प्रचार प्रसार अभी मेरा कद इतना बड़ा नहीं हुआ है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रचार या प्रसार कर सकूं, लेकिन मेरी जो भावनाएं हैं वो भारतीय जनता पार्टी से राष्ट्रीय विचारधारा को लेकर जुड़ी हुई हैं। बहुत सी जगह मैंने देखा है फरद भाई कि आप इस्लाम से हटके बोल जाते हैं। देखें, बहुत सी जगहों पे लोग मानते हैं कि हम इस्लाम से हटके बोल जाते हैं। इस्लाम ने जो दर्स दिया है, जो हमारा कुरान कहता है, जो इंसानियत कहती है, मैं उस बात को करता हूँ। वो लोग उसको पढ़े हुए नहीं होते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि मैं मुसलमान या इस्लाम का विरोध कर रहा हूँ, जबकि मैं इस्लाम इस्लाम या उसका विरोध नहीं करके मैं ये चाहता हूँ कि मुसलमान जो गफलत में है उसका विरोध होना चाहिए, क्योंकि मुसलमान पढ़ लिख नहीं रहा है, मुसलमान जल्दी गुस्से में आ जाता है, मुसलमान जल्दी अपने मुल्क के लिए विद्रोह कर देता है। तो आज मुसलमान की जो तस्वीर बनी है वो एक टेररिस्ट की, एक आतंकी की, एक विरोधी की बनी है। अब अच्छे मुसलमान को अपने देश, सरकार, कानून और समाज के साथ चलना पड़ेगा। ये आपने कहा कि आतंकवाद को जोड़ देते हैं मुस्लिम को, इसके लिए किसको गुनाहगार मानते हैं? देखिए, ये गुनाहगार भी हम खुद ही हैं। हम किसी को गुनाहगार नहीं मानते कि सरकार को कह दें, कानून को कह दें, समाज को कह दें, जब हमारी जो इच्छाएं हैं वो पूरी नहीं होती हैं। जैसे अभी आपने नूपुर शर्मा वाली बात चली थी, उसमें मैंने कहा मुझे सुरक्षा भी मिली थी। अब सुरक्षा मेरे पास नहीं है। तो नूपुर शर्मा ने जो बात कही थी वो हदीस से रिलेटेड थी। कोई भी उसको मैं चैलेंज करता हूं कि उस बात को अगर कोई गलत साबित कर दे, अरे गलत नूपुर शर्मा को साबित नहीं करना था। नहीं तो क्या किसी को भी किसी के धर्म के लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करने का अधिकार है? ना, बिल्कुल नहीं है। लेकिन जो सही जानकारी है, फिर से मैं वहीं आता हूँ कि 2 हदीसें थी उसके लिए कि एज को लेके हुआ था कि नबी की जो शादी हुई थी वो लास्ट में। तो वो 2 हदीसें क्यों हैं? हमारे मुसलमान को और इस्लाम को, भारतीय मुसलमानों को नहीं, पूरे दुनिया के, उन 2 हदीसों में से एक हदीस को ही सही ठहराना होगा, जिसको हमारे मौलाना नहीं ठहरा पा रहे हैं। अगर मैं इस चीज़ को लेकर नूपुर शर्मा जी के साथ खड़ा हो जाता हूँ, भारत के बहुसंख्यक वर्ग के साथ खड़ा हो जाता हूँ, तो लोग कहते हैं कि इस्लाम विरोध है। नहीं, वो इस्लाम विरोध नहीं है, आपकी सोच के विरोध है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है, मालूम ही नहीं है, ना तो आप इस्लाम को अच्छी तरीके से जानते हैं और ना भारतीय समाज को अच्छी तरीके से। अच्छा, ये बताइए, अभी आपने अपने बयान में भी कहा कि रामपुर में अल्पसंख्यकों को पढ़ने नहीं दिया गया, शिक्षित नहीं बनने दे रहे, इसके लिए कौन दोषी है आपकी नजर में, आजम या नवाब परिवार? देखिए, मैं रामपुर के परिप्रेक्ष्य में तो लाजिमी सी बात है कि जो बच्चे छोटा मोटा पढ़ते थे उन्हें नवाब साहब अपना ग़ुलाम बना लिया करते थे। ग़ुलाम का मतलब सिपाही बना लिया करते थे। आज़म साहब आए तो आज़म साहब ने उसको वो शख्स यार जो भारत माता को डायन कह दे, वो शख्स, और तो फिर लाजमी सी बात है कि बच्चा किधर जाएगा? वो सोचेगा कि मैं पढ़ूंगा लिखूंगा तो मुझे नौकरी तो मिलेगी नहीं, क्योंकि ये देश मेरा नहीं है। अगर हम आपके मान लें कि अगर जिन्होंने भारत माता को डायन कहा है उनको सबक मिलना चाहिए। अरे बिल्कुल, उनको सबक मिलना चाहिए और उन्हें सबक मिल रहा है बराबर कि वो आज जिस तरीके से मुल्जिम बने, फिर मुजरिम बन गए, और लाजमी सी बात है कि अब बहुत जल्दी वो कैदी भी बनेंगे। नहीं, कैदी तो आपने बना ही दिया। नहीं, हम थोड़ी बनाया, उनकी बातों ने बनाया, उनके जो बड़बोलापन थे उन्होंने बनाया। मैंने कहा ना कि अच्छा मुसलमान लगने के लिए अच्छे विचार भी होना चाहिए। भारत जब
तक हम अपने मुल्क को हुब्बुल वतनी के जज्बे से सरशार नहीं होंगे, तब तक बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, ना तो आप इस्लाम को मानने वाले हैं और ना ही मुसलमान हैं। अगर आप भारत माता को डायन बोल देंगे तो फिर अपनी सरज़मीन को, जिसमें मुझे दफन हो जाना है, क्या ये मेरी सरज़मीन जिसका मैं अन्न खाता हूँ, पानी पीता हूँ, हवा में सांस लेता हूँ, क्या वो मेरी दुश्मन है, वो डायन है? भारत माता को नहीं कहते। उस तो आजम खान तो कहते मैंने कहा ही नहीं। देखिए आजम खां बस यही तो है, फिर से कह दूं, एक तो झूठ बोलना छोड़ दें और दूसरे दाढ़ी छोड़ दें। मेरी पर्सनली सलाह है उनको। दाढ़ी भी छोड़ें, मतलब दाढ़ी आप रखो वो छोड़ दें। मुझे ये यकीन था कि रवि इस चीज़ को कह देता है, कह सकता है छोड़ दें, क्योंकि रामपुर में कुछ बातों का चलन होता है कि उनने दाढ़ी छोड़ दी है। दाढ़ी रखें और अपने झूठ पे कंट्रोल रखें और सच बोलने की हिम्मत और जुर्रत रखें। वो सच, मतलब जो वो बोले वो झूठ और आप बोले सच। नहीं, हम उनको देख के उनके आप सत्ता में हैं तो आप ये कह सकते हो कि भाई दाढ़ी मत रखना। मैं सक्सेना, रवि सक्सेना हूँ, आप कहते हो टीका मत लगाओ, तो नहीं लगाऊं। देखें, ये भी विरोध हुए हैं। अभी 2014 में तो हिंदुस्तान के बहुसंख्यक वर्ग को आज़ादी मिली है, वरना तो ये होता था कि ऑफिस में अगर मैं टोपी ओढ़ के आपने मुझे कहा तो क्या टीका लगा के भी नहीं आओगे? अरे भाई, भारत देश है और भारत में टीका एक मतलब हिंदुत्व की पहचान होता है। नहीं तो उसमें हम अगर बात कर लेते हैं कि हो सकता है कि ये मुद्दे हमारे लिए रहें, हम इस पर चर्चा करेंगे फरद भाई की। जैसे कि दाढ़ी वाला मुद्दा आपने कह दिया हमसे, आपने कहा कि इसको हम ऐसा कर लेते हैं, तो इन चीज़ों पे अगर हम डिबेट कर लें कि इसको हम, जैसे आपने कहा कि भाई आज़म खान को दाढ़ी छोड़ देना चाहिए, आज़म खान को झूठ छोड़ देना चाहिए, तो सारे फरमान आज़म खान आप ही के मान लें। हम लोग फरमान नहीं बल्कि हम लोग सलाह दे सकते हैं। आज़म खान तो किसी की मानते ही नहीं है। अगर ये मानते, किसी की, अपने लोगों की भी मानते, मान सम्मान रखते, तो आज आज़म खान की ये हालत नहीं होती। उन्होंने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक काम किया है। हम लोग तो सलाह दे सकते हैं, निवेदन कर सकते हैं। आज़म खान से हमारा निवेदन है कि अपना झूठ और अपने इल्ज़ामों को कबूल करिए और जनता से माफ़ी मांगिए, क्योंकि आपने जनता को भी बहुत अपमानित किया है। यहाँ बड़ी पीड़ा है जनता में, बहुत ज़्यादा पीड़ा है। अभी हम बात कर रहे थे मुस्लिम महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष फरद अली खान से। फरद अली खान ने साहब कहा कि आज़म खान झूठ बोलना छोड़ दें और दाढ़ी रखना ना रखें। ये ऐसे शब्दों से कहा है। फिलहाल ये आज़म को निर्णय लेना है कि वो दाढ़ी रखेंगे या नहीं। नमस्कार, मैं हूं रवि सक्सेना। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आपसे कोई नया अपडेट छूट ना पाए। जी हाँ, आप ध्यान रखें, हमारे साथ जुड़े रहिएगा रुहेलखंड समाचार पर, और ये बेल आइकन को जरूर दबाते रखिए।